हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल एकेडमी पर। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं मानव रक्त। मानव रक्त से संबंधित महत्वपूर्ण 40 सवाल। दोस्तों यह मानव रक्त से संबंधित सवालों का पार्ट 2 है। दोस्तों यदि आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा। वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। दोस्तों पढ़ते हैं पहला प्रश्न। रक्त के स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन है। दोस्तों ऑप्शन ए है विटामिन ए, दोस्तों ऑप्शन बी है विटामिन डी, दोस्तों ऑप्शन सी है विटामिन बी और दोस्तों ऑप्शन डी है विटामिन के। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विटामिन के। तो दोस्तों विटामिन के जो होता है मानव रक्त के स्कंदन में या मानव रक्त की थक्का बनाने में सहायक होता है। अगला सवाल है आपका, किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन ए है आपका फाइब्रिन, ऑप्शन बी आपका प्लाज्मा, ऑप्शन सी आपका हीमोग्लोबिन, ऑप्शन डी आपका हेपेरिन। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हेपेरिन। तो दोस्तों जो हेपेरिन होता है इसकी मौजूदगी के कारण शरीर में भीतर रक्त जमता नहीं है, यानी कि थक्के नहीं बनते। तो दोस्तों हेपेरिन के कारण रक्त के थक्के नहीं बनते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, किसकी उपस्थिति में रुधिर वाहिनियों में रक्त आतंचित नहीं होता है। दोस्तों आतंचित का मतलब होता है क्लॉट नहीं बनता है। तो दोस्तों ऑप्शन है आपका थ्रोम्बिन की उपस्थिति में, ऑप्शन बी है आपका फाइब्रिनोजन की उपस्थिति में, ऑप्शन सी आपका हेपेरिन की उपस्थिति में, ऑप्शन डी आपका प्रोथ्रोम्बिन की उपस्थिति में। दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हेपेरिन की उपस्थिति में। तो दोस्तों हेपेरिन की उपस्थिति में रुधिर के क्लॉट्स यानी रक्त के थक्के नहीं बनते। दोस्तों आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्युमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ऑप्शन है आपका एल्युमिनियम नाइट्रेट, ऑप्शन बी आपका एल्युमिनियम सल्फेट, ऑप्शन सी आपका एल्युमिनियम क्लोराइड, ऑप्शन डी आपका पोटास एलम। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों पोटास एलम को रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों पोटासियम को हम आम भाषा में फिटकरी भी बोलते हैं। तो दोस्तों फिटकरी को रक्त बहने वाली स्थान पर लगाने से रक्त का स्राव रुक जाता है। दोस्तों आपका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, पोटास एलम या फिटकरी। दोस्तों अगला सवाल है आपका, रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है। तो दोस्तों ऑप्शन ए है आपका मैग्नीशियम, ऑप्शन बी आपका कैल्शियम, ऑप्शन सी है आपका फेरस, ऑप्शन डी आपका कॉपर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी कैल्शियम। तो दोस्तों जो कैल्शियम होता है वह रक्त के जमने में मुख्य भूमिका निभाता है। तो दोस्तों ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम। अगला सवाल है आपका, रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है। दोस्तों प्रतिस्कंदक का मतलब है जो रक्त का स्कंदन नहीं होने देता है, यानी कि थक्का नहीं जमने देता है। दोस्तों ऑप्शन ए है फाइब्रिनोजन, ऑप्शन बी है हेपेरिन, ऑप्शन सी है थ्रोम्बिन, ऑप्शन डी है ग्लोबिन। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हेपेरिन। तो दोस्तों जो हेपेरिन होता है वह रक्त में प्रतिस्कंदक का कार्य करता है, यानी कि रक्त को नहीं जमने देता है। अगला सवाल है आपका, क्रिसमस फैक्टर किसमें निहित होता है। दोस्तों ऑप्शन है उत्सर्जन, ऑप्शन बी है पाचन, ऑप्शन सी है श्वसन, ऑप्शन डी है रक्त जमाव। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रक्त जमाव। तो दोस्तों क्रिसमस फैक्टर जो होता है यह रक्त जमाव में निहित होता है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रक्त समूह की खोज किसने की थी। दोस्तों ऑप्शन ए है आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन बी है विलियम हार्वे, ऑप्शन सी है लैंड स्टीनर, ऑप्शन डी है पालो। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा लैंड स्टीनर। तो दोस्तों कार्ल लैंड स्टीनर ने ही रक्त समूह या ब्लड ग्रुप्स की खोज की थी। तो दोस्तों अगला सवाल है आपका, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है। दोस्तों ऑप्शन ए आपका ओ पॉजिटिव, ऑप्शन बी आपका ओ नेगेटिव, ऑप्शन सी आपका ए बी नेगेटिव, ऑप्शन डी आपका ए बी प्लस। तो दोस्तों रक्त समूह सर्वदाता कौन सा होता है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी ओ माइनस, सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ओ माइनस जो होता है सर्वदाता रक्त समूह होता है। दोस्तों ओ माइनस ग्रुप वाले व्यक्ति का ब्लड किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है। दोस्तों अगला सवाल है, कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक स्वीकर्ता है। स्वीकर्ता का मतलब एक्सेप्ट करता है। इसका मतलब है कि रक्त समूह वह कौन सा है जो सभी ब्लड्स जिसमें चढ़ाए जा सकते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन ए है, आप इसको सर्वग्राही भी बोलते हैं। दोस्तों ऑप्शन ए है ओ पॉजिटिव, ऑप्शन बी है ओ नेगेटिव, ऑप्शन सी है ए बी नेगेटिव, ऑप्शन डी है ए बी पॉजिटिव। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ए बी पॉजिटिव। तो दोस्तों जो ए बी प्लस जो होता है, ए बी पॉजिटिव जो रक्त समूह वाले लोग जो लोग होते हैं उनके अंदर किसी भी ग्रुप का ब्लड चढ़ाया जा सकता है। अगला सवाल है आपका, ए बी रक्त समूह में एंटीजन नहीं रहते। ऑप्शन बी है एंटीबॉडी नहीं रहते, ऑप्शन सी है ना तो एंटीजन और ना ही एंटीबॉडी पाए जाते हैं, और ऑप्शन डी है आपका एंटीजन तथा एंटीबॉडी दोनों पाए जाते हैं। दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एंटीबॉडी नहीं रहते। तो दोस्तों ए बी जो हमारा रक्त समूह होता है इसमें क्या नहीं होता, एंटीबॉडी नहीं होते हैं। दोस्तों ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ए बी रक्त समूह में क्या नहीं होता, एंटीबॉडीज नहीं रहते हैं। अगला सवाल है आपका, यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग ए बी है और दूसरे का ओ, तो उनके बच्चे का संभावित रुधिर वर्ग होगा। दोस्तों ऑप्शन ए है आपका ए या बी, ऑप्शन बी है आपका ए या बी या ओ, ऑप्शन सी है आपका ए या ए बी या ओ, ऑप्शन डी है आपका ए या बी या ए बी या ओ। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग ए बी है किसी भी एक का तथा दूसरे का ओ है, तो उनके बच्चे का जो रुधिर वर्ग होगा या तो ए होगा और या तो बी होगा। तो दोस्तों आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल है आपका, रक्त के ए बी वर्ग वाला व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है जिसके रक्त का वर्ग हो। तो दोस्तों ऑप्शन ए आपका ए, ऑप्शन बी है आपका बी, ऑप्शन सी आपका ओ और ऑप्शन डी आपका ए बी। तो दोस्तों यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है तो वह केवल किसको रक्तदान कर सकता है, ऐसे व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है जिसका रक्त ग्रुप यानी ब्लड ग्रुप ए बी होगा। तो दोस्तों ए बी वाला किसको दे पाएगा, केवल ए बी वाले को। दोस्तों ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, रुधिर वर्ग बी वाला व्यक्ति निरापद कौन से रुधिर वर्गों के व्यक्तियों को रक्तदान दे सकता है। दोस्तों ऑप्शन ए आपका ए तथा ओ, ऑप्शन बी है बी तथा ओ, ऑप्शन सी है ए तथा ए बी, ऑप्शन सी है ए तथा ए बी, ऑप्शन डी है बी तथा ए बी। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी तथा ए बी को। दोस्तों रुधिर वर्ग बी वाला जो व्यक्ति है वह एक तो रुधिर वर्ग बी वाले व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है और एक ए बी वाले को रक्तदान कर सकता है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, ए बी रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को सार्वत्रिक आदाता कहा जाता है क्योंकि, सार्वत्रिक आदाता या सर्वग्राही कहा जाता है क्योंकि ऑप्शन ए है उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है, ऑप्शन बी है उसके रक्त में प्रतिजन का अभाव होता है, ऑप्शन सी है उसके रक्त में प्रतिपिंड उपस्थित होता है और ऑप्शन डी है उसके रक्त में प्रतिपिंड तथा प्रतिजन दोनों का अभाव होता है। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है, आपका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ए बी रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को सार्वत्रिक आदाता क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला सवाल है आपका, रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए है आपका केवल ए या ए और बी, ऑप्शन बी आपका ए बी और ओ, ऑप्शन सी है आपका ओ और ए बी, ऑप्शन डी है आपका केवल ओ। तो दोस्तों रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति केवल और केवल रक्त समूह ओ वाले व्यक्ति से ही रक्त ले सकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का रक्त वर्ग ओ है तो बताइए कि उसके पुत्र का कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है। तो दोस्तों पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का रक्त वर्ग ओ है तो उनके पुत्र का रक्त वर्ग कौन सा हो सकता है। ऑप्शन ए आपका बी, ऑप्शन बी है ए बी, ऑप्शन सी है ओ, ऑप्शन डी है बी ए बी या ओ। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ओ। तो दोस्तों इनसे पैदा होने वाले बच्चे का जो रक्त वर्ग होगा वो ओ होगा। दोस्तों अगला प्रश्न आपका, गुर्दे को रक्त पूर्ति करने वाली रुधिर वाहिका है। दोस्तों ऑप्शन ए है आपका वृक्क धमनी, ऑप्शन बी है आपका यकृत धमनी, ऑप्शन सी है फुफ्फुस धमनी, ऑप्शन डी है ग्रीवा या कैरोटिड धमनी। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वृक्क धमनी। तो दोस्तों वृक्क धमनी जो होती है गुर्दे को रक्त की आपूर्ति करती है। वृक्क धमनी क्या करती है, गुर्दे को रक्त पहुंचाती रहती है। तो गुर्दे को रक्त कौन पहुंचाती है, वृक्क धमनी पहुंचाती है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा वृक्क धमनी। अगला सवाल है दोस्तों आपका, निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीजन रहित रक्त मानव शरीर के विभिन्न भागों से हृदय में लाता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए है आपका नसें, ऑप्शन बी है आपका धमनियां, ऑप्शन सी है तंत्रिकाएं और ऑप्शन डी है फेफड़े। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नसें। तो दोस्तों मानव शरीर में फैली हुई नसें जो है शरीर के विभिन्न भागों से ऑक्सीजन रहित यानी कि बिना ऑक्सीजन वाले रक्त को शरीर के विभिन्न भागों से फिर से हृदय में लाके दे देते हैं और हृदय उसको फिर से प्योरीफाई करता है और उसके बाद में हृदय, इसमें कई चीज़ें होती हैं प्योरीफिकेशन में, हृदय भी होता है, यकृत भी होता है और आपकी किडनीज भी होती हैं। ये सब मिलकर प्योरीफाई करते हैं और फिर से उसको धमनियों के द्वारा शरीर में भेज दिया जाता है और फिर से वो डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है और फिर से वह हार्ट में आ जाता है। तो दोस्तों इस समय इसका जो आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है। दोस्तों ऑप्शन ए है लोहित कोशिकाएं, ऑप्शन बी है बिंबाणु, ऑप्शन सी है लसिकाणु, ऑप्शन डी है श्वेताणु। तो दोस्तों इसमें आपको जो ऑप्शन है वह ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, लोहित कोशिकाएं। तो दोस्तों लोहित की कोशिकाओं के द्वारा ही ऑक्सीजन ले जाया जाता है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है मेरे लड्डुओं, निम्नलिखित में से वह रुधिर वाहिका कौन सी है जो जिगर को ऑक्सीजनित रुधिर ले जाती है। तो दोस्तों ऑप्शन ए हृदय धमनी, ऑप्शन बी यकृत धमनी, ऑप्शन सी है फुफ्फुस धमनी, ऑप्शन डी है ग्रीवा या कैरोटिड। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यकृत धमनी। तो दोस्तों जो रुधिर वाहिका जिगर को ऑक्सीजनित यानी ऑक्सीजन मिला हुआ जो रक्त लेके जाती है वह यकृत धमनी कहलाती है। तो जिगर को ऑक्सीजन वाला ब्लड जो लेके जाता है वह कौन लेके जाता है, यकृत धमनी लेके जाती है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, रक्त प्रवाह में हवा के बुलबुले का होना जीवन के लिए क्यों खतरनाक होता है। तो दोस्तों यदि इंजेक्शन लगाते समय उसमें बुलबुला चला जाता है तो वह खतरनाक क्यों होता है। तो ऑप्शन ए हवा रक्त के साथ मिलकर जटिलता उत्पन्न करती है, ऑप्शन बी है रक्त का प्रवाह कई गुना बढ़ जाता है, ऑप्शन सी है रक्त के प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो जाती है। दोस्तों ऑप्शन डी है आपका रक्तदाब कई गुना बढ़ जाता है। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रक्त के प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो जाती है। तो दोस्तों यदि किसी कारणवश आपकी नस में कोई बुलबुला अगर चला जाता है तो वह क्या करता है, रक्त के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता है, इस वजह से वह खतरनाक हो जाता है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी? तो दोस्तों ऑप्शन ए है आपका एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, ऑप्शन बी है विलियम हार्वे, ऑप्शन सी है ग्रेगर मेंडेल, ऑप्शन डी है रोनाल्ड रॉस। दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विलियम हार्वे। तो दोस्तों वह वैज्ञानिक जिसने सबसे पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी उसका नाम है विलियम हार्वे, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों कार्ल लैंड स्टीनर ने ब्लड ग्रुप्स की खोज की थी और विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण की तंत्र की खोज की थी। अगला सवाल है आपका, किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती हैं और फिर उसे छोड़ती हैं? तो दोस्तों ऑप्शन ए है आपका सक्रिय परिवहन, ऑप्शन बी है आपका विसरण, ऑप्शन सी है आपका विसरण और सक्रिय परिवहन दोनों, ऑप्शन डी आपका परासरण। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विसरण। तो दोस्तों विसरण के द्वारा ही श्वसन के जब प्रक्रिया होती है तो गैसें रुधिर में प्रवेश करती हैं। किसके कारण करती हैं? विसरण के द्वारा गैसें रुधिर में प्रवेश करती हैं और उन्हें फिर छोड़ती हैं। अगला सवाल है आपका, प्राकृतिक कोलॉइड कौन सा है? दोस्तों ऑप्शन ए है आपका इक्षु शर्करा, ऑप्शन बी है रक्त, ऑप्शन सी है सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन डी है यूरिया। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रक्त। तो दोस्तों रक्त जो होता है प्राकृतिक कोलॉइड होता है, नेचुरल कोलॉइड होता है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों रक्त क्या होता है? एक नेचुरल कोलॉइड होता है। अगला सवाल है आपका, यदि व्यक्ति को गलत प्रकार का रक्त दे दिया जाए तो निम्नलिखित में से क्या परिणाम होता है? तो दोस्तों ऑप्शन ए है आपका, सभी धमनियां संकुचित हो जाती हैं, सभी धमनियों का विस्तारण हो जाता है, आरबीसी का संश्लेषण हो जाता है और तिल्ली और लिम्फ नोड्स में विकृति आ जाती है। तो दोस्तों यदि किसी व्यक्ति को गलत प्रकार का रक्त दे दिया जाए जो उसके समूह से मैच नहीं करता है तो उसके अंदर क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? तो दोस्तों आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सभी धमनियां संकुचित हो जाती हैं। तो सभी धमनियां संकुचित हो जाती हैं तो जिसके कारण व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। तो दोस्तों हमेशा एक ही ग्रुप का ब्लड चढ़ाना चाहिए। दोस्तों अगला सवाल है आपका, मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं? तो दोस्तों यदि किसी व्यक्ति के शरीर में ब्लड बहुत ही कम बन रहा है, खून की कमी हो गई है तो उसको क्या बोलते हैं? तो दोस्तों ऑप्शन ए है इस्कीमिया, ऑप्शन बी है हाइपरमिया, ऑप्शन सी है हीमोस्टेसिस, ऑप्शन डी है हेमोरेज। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा इस्कीमिया। तो दोस्तों मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति जब होती है तो इस परेशानी को हम इस्कीमिया कहते हैं। यह रोग इस्कीमिया कहलाता है। मानव शरीर में जब खून की अपर्याप्त आपूर्ति होती है यानी शरीर में खून पूरी मात्रा में नहीं पहुंच पा रहा है तो इसको बोलते हैं इस्कीमिया। दोस्तों अगला सवाल है आपका, यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए, यानी कि पहले ज़्यादा चौड़ी पाइप थी अब वो पतली पाइप हो जाएगी, तो उसका रक्तदाब क्या होगा? ऑप्शन ए बढ़ेगा, ऑप्शन बी है घटेगा, ऑप्शन सी है उतना ही रहेगा, ऑप्शन डी है पुरुषों में बढ़ेगी और महिलाओं में घटेगा। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ेगा। तो दोस्तों पहले अगर ज़्यादा पानी है और वो बड़ी पाइप से होकर जा रहा है और फिर उस पानी तो उतना ही आ रहा है लेकिन पाइप आपको छोटी लगा दी जाए तो उस पाइप में क्या होगा? प्रेशर बढ़ जाएगा। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि अगर रुधिर वाहिका की त्रिज्या कम कर दी जाए तो रक्तदाब क्या होगा? बढ़ जाएगा, और अगर रुधिर वाहिका की त्रिज्या बढ़ा दी जाए तो रक्तदाब क्या होगा? कम हो जाएगा। दोस्तों इस केस में आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ेगा। अगला सवाल है आपका, किस कशेरुकी में ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर मिल जाते हैं? तो दोस्तों ऑप्शन ए है मत्स्य, ऑप्शन बी है उभयचर, ऑप्शन सी है पक्षी, ऑप्शन डी है स्तनपायी। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उभयचर। तो दोस्तों जो उभयचर होते हैं जो जल में और थल पे दोनों जगह रह सकते हैं उनमें ऑक्सीजन वाला और बिना ऑक्सीजन वाले जो रक्त हैं वो आपस में मिल जाते हैं। तो ये किस में होता है? जल और थल दोनों में रहने वाले यानी उभयचरों में। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से किसका सह संबंध रक्तचाप से है? तो दोस्तों ऑप्शन ए है यकृत, ऑप्शन बी है वेषण, ऑप्शन सी है अग्नाशय, ऑप्शन डी है अधिवृक्क। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अधिवृक्क। तो दोस्तों जो रक्तचाप से जिसका संबंध वह है अधिवृक्क। तो दोस्तों यह आपका रक्त से संबंधित पार्ट 2 है। यदि दोस्तों अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो वह आप देख लीजिए, वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। दोस्तों अगला प्रश्न है आपका, रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? ऑप्शन ए है अधिवृक्क एड्रिनल ग्रंथि, ऑप्शन बी है अवकु या थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन सी है आपका थाइमस, ऑप्शन डी आपका पीरपिंड या कार्पस लुटियम। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अधिवृक्क। तो दोस्तों रक्तदाब या रक्तचाप से जो डायरेक्ट संपर्क है वह अधिवृक्क या एड्रिनल ग्रंथि का होता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों अगला सवाल है आपका, कणिकाओं के बिना रक्त के तरल अंश को कहते हैं? तो दोस्तों यदि खून में से आरबीसी डब्ल्यूबीसी निकाल ली जाए तो अब बचे हुए तरल को क्या कहते हैं? दोस्तों ऑप्शन ए है ऊतक, ऑप्शन बी है आपका प्लाज्मा, ऑप्शन सी है सीरम, ऑप्शन डी है लसिका। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्लाज्मा। तो दोस्तों यदि कणिकाओं को निकाल दिया जाए, डब्ल्यूबीसी आरबीसी को निकाल दिया जाए तो आपका बचा हुआ ब्लड कहलाएगा प्लाज्मा। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, प्लाज्मा। अगला सवाल है आपका, एरक्ता किसकी कमी के कारण होती है? तो दोस्तों ऑप्शन ए है राइबोफ्लेविन, ऑप्शन बी है थायमीन, ऑप्शन सी है फॉलिक एसिड, ऑप्शन डी है नियासिन। तो दोस्तों एरक्ता की किसकी कमी के कारण होता है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फॉलिक एसिड। तो दोस्तों जब शरीर में फॉलिक एसिड की कमी हो जाती है तो आपको एरक्ता
की स्थिति बन जाती है। फॉलिक एसिड की कमी होने से मनुष्य में खून का बनना कम हो जाता है। दोस्तों ये आपके अति महत्वपूर्ण सवाल हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 यदि आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आपका परीक्षा में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, इस बात की बिल्कुल श्योरिटी है। अगला सवाल है आपका, निम्न में से वर्णक प्रोटीन या क्रोमोप्रोटीन कौन सा है? दोस्तों ऑप्शन ए है आपका म्यूसिन, ऑप्शन बी है हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी है पेप्टोन, ऑप्शन डी है विटेलिन। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीमोग्लोबिन। तो दोस्तों जो वर्णक प्रोटीन है, वर्णक का मतलब होता है दोस्तों जो रंग वाला प्रोटीन होता है, तो वह कौन सा है दोस्तों? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, पहली बात एक क्वेश्चन ये हो जाएगा कि हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है, और दूसरी बात है प्रोटीन भी कैसा हो? वर्णक प्रोटीन होता है, क्रोमोप्रोटीन होता है, जिसका एक कलर होता है, इसकी वजह से ही रक्त का रंग लाल होता है दोस्तों, और इसमें लोहा अत्यधिक मात्रा में होता है हीमोग्लोबिन में। दोस्तों अगला सवाल है आपका, रुधिर लसिका हीमोलिम्फ इनमें देखी जाती है? दोस्तों ऑप्शन ए है आपका सूलचर्मी, एकाइनोडर्म, ऑप्शन बी आपका एस्कारिस, ऑप्शन सी आपका एनेलिड, ऑप्शन डी आपका संघीपाद। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संघीपाद या आर्थ्रोपोड। तो दोस्तों जो रुधिर लसिका पाई जाती है वह संघीपाद या आर्थ्रोपोड में पाई जाती है। दोस्तों ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हीमोलिम्फ या रुधिर लसिका संघीपाद में पाई जाती है, आर्थ्रोपोडा में पाई जाती है। दोस्तों आपका अगला सवाल है, केंचुए की पृष्ठीय रुधिर वाहिका में रक्त का प्रवाह किस ओर होता है? तो दोस्तों ऑप्शन ए है अधोमुखी, ऑप्शन बी है पश्चिमगामी, ऑप्शन सी है अग्रगामी, ऑप्शन डी है पार्श्वमुखी। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अग्रगामी। तो दोस्तों केंचुए की पृष्ठीय रुधिर वाहिका में जो रक्त का प्रवाह होता है वह अग्रगामी होता है। दोस्तों आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको मैथ्स, जीके और रीजनिंग के अति महत्वपूर्ण चैप्टर्स डिस्कस किए जाते हैं, और दोस्तों आपको रोज एक नया वीडियो प्राप्त होता रहता है, इसलिए दोस्तों आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। अगला सवाल है आपका, स्टारफिश के परिसंचरण तंत्र को क्या कहा जाता है? दोस्तों ऑप्शन ए है आपका जठरवाही तंत्र, दोस्तों ऑप्शन बी है जलवाही तंत्र, ऑप्शन सी है हीमल तंत्र, ऑप्शन डी है नाल तंत्र। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हीमल तंत्र। तो दोस्तों जठरवाही जो स्टारफिश का जो परिसंचरण तंत्र होता है उसको हम हीमल तंत्र कहते हैं। दोस्तों ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, हीमोफीलिया होता है? दोस्तों ऑप्शन ए है कार्बनिक विकार या जैव विकार, दोस्तों ऑप्शन बी है चयापचयी विकार, ऑप्शन सी है अनुवांशिक विकार, ऑप्शन डी है हार्मोन का विकास। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुवांशिक विकार। तो दोस्तों जो हीमोफीलिया होता है यह एक अनुवांशिक विकार होता है दोस्तों, यह इनहेरेंट रोग होता है दोस्तों। यदि दादा के नाना के अगर कोई रोग है तो वह नाती अथवा पोते के भी रोग आ जाता है, ऐसे रोग को हम अनुवांशिक विकार या अनुवांशिक रोग कहते हैं। तो दोस्तों हीमोफीलिया भी इन्हीं में से एक रोग होता है जो कि अनुवांशिक रोग श्रेणी में आता है। अगला सवाल है आपका, रक्त में मूत्राम्ल के उच्च स्तर के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो जाता है? तो दोस्तों यदि ब्लड में मूत्र अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन ए है आपका संधि शोथ, ऑप्शन बी है आपका गाउट, ऑप्शन सी है गठिया, ऑप्शन डी है दमा। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गाउट। तो दोस्तों यदि रक्त में मूत्र अम्ल की मात्रा अधिक हो जाती है तो इससे हमारे शरीर में गाउट नाम का रोग हो जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो रक्त में मूत्र अम्ल मिलने से कौन सा रोग हो जाएगा? गाउट रोग हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन शीत रक्त वाला जानवर है? दोस्तों आपका ऑप्शन ए है बंदर, ऑप्शन बी है चूहा, ऑप्शन सी है सांप, ऑप्शन डी है भेड़िया। दोस्तों आपका जो शीत रक्त वाला जो जानवर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सांप। तो दोस्तों जो सांप होते हैं इनका जो रक्त होता है वह कोल्ड ब्लडेड प्राणी होते हैं दोस्तों, शीत रक्त वाले प्राणी होते हैं दोस्तों। तो सांप जो होते हैं वो कोल्ड ब्लडेड प्राणी होते हैं दोस्तों। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे ब्लड से संबंधित इंपॉर्टेंट सवाल। आपका लास्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक गर्म रक्त वाला जानवर है? दोस्तों ऑप्शन ए आपका कछुआ, ऑप्शन बी है सांप, ऑप्शन सी है छिपकली और ऑप्शन डी है बंदर। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बंदर। तो दोस्तों जो बंदर होता है वह एक गर्म रक्त वाला जानवर होता है और सांप एक ठंडे रक्त वाला जानवर होता है। तो दोस्तों ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपके कमेंट हमारे लिए बहुत अहमियत रखते हैं। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों, इससे हमें और अच्छा करने की प्रेरणा मिलती है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।